दोस्तों, किस्मत इंतजार करती है लेकिन कर्म उसे जगाता है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, भाग्य खुद उसका साथ निभाता है। रास्ते खुद नहीं बनते, चलना पड़ता है, तब जाकर राह बनती है। आज पसीना बहाओगे तो कल किस्मत खुद ताली बजाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही रोचक ज्योतिषीय घटना के बारे में पूरा विश्लेषण। और सच में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, जो लोग लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे रहे हैं। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ग्रह की बात करने वाले साथी, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, आपकी ग्रोथ है, तरक्की है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अवसर अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपकी लाइफ से कनेक्ट करने वाली है साथी। देखिए, जो भी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं ये 2026 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गोचर है साथी। सच में ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, जो चंद्रमा की राशि है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए। गुरु एक साल में एक राशि बदलते हैं, यानी पूरा ज़ोडिएक यानी कि पूरा 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसे पूरा घूमने में गुरु को 12 राशियों के लिए, 12 घरों के लिए 12 साल लग जाते हैं। और पूरे 12 साल बाद गुरुदेव वापस वहीं आते हैं जहां वो 12 साल पहले थे। यानी कर्क राशि में ये 12 साल पहले जहां थे वहीं अब आने वाले हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में यानी कि कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर पर इस वक्त होते हैं। ये राशि ऐसी है जहां पर गुरु सबसे ज्यादा ताकतवर अपनी पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जो आपके लिए नॉर्मली स्लो चल रही थी वो अचानक से ग्रो करना शुरू कर देंगी, तेज भागने लगेंगी। जहां ब्लॉकेज था वहां पर रास्ता खुलना अब शुरू हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्लेसिंग वाला समय रहेगा, एक आशीर्वाद ऊपर वाले का। ऐसा फेज जो हर साल नहीं आता। कई राशियों के लिए तो ये लिटरली लाइफ बदल देने वाला समय हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से इस एनर्जी को समझ गए, इसे कैसे काम में लेना है, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझिए कि कब से कब तक होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लानिंग करने में चूक जाते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उच्च हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, फुल पावर, फुल ब्लेसिंग का मूड है। अब नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एक साल में एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु इस समय थोड़े तेज चल रहे हैं। गुरु की स्पीड तेज है, ये अतिचारी है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चल रहे हैं, यानी फास्ट मोशन में गुरु इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून को गुरु जब कर्क में आएंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में भी चले जाएंगे। इतनी तेज स्पीड में होंगे। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सिर्फ 5 महीने का ही गोचर हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा साइकिल फिर भी एक साल का ही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने के लिए तेजी से अगली राशि में पहुंच रहे। गुरु कर्क में आए, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और वहां जाकर वक्री हो जाएंगे, नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में चलेंगे फिर से चौथी राशि की ओर, कर्क की ओर। और फिर वहां पर जाकर मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर क्या होगा, 24 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं पर टिके रहेंगे 24 जून 2027 तक के लिए। तो इस तरीके से ये फिर से 12 महीने का गोचर रहेगा। बस बीच में इन्होंने एक स्पीड के कारण अगली राशि को छू लेना है। तो अगर ओवरऑल देखो तो गुरु का मेजर टाइम कर्क राशि में ही जा रहा है। करीब 9 महीने गुरु कर्क राशि में रहेंगे, सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये पूरा गोचर टेक्निकली एक साल का ही रहने वाला है, लेकिन इसकी मेन एनर्जी, इसका मेन इंपैक्ट कर्क राशि का ही रहने वाला है। और यही वजह है कि ये ट्रांजिट इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब यहां पर असली सवाल आता है कि ये गोचर आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। किस राशि के लिए ये जैकपॉट है और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। चलिए अब इसे डिटेल में बात करते हैं।
साथियों, अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आपने ली, क्योंकि यही पूरी प्रिडिक्शन की बैकबोन है। देखिए, गुरु का गोचर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक रूल सब पर लागू होता है, जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। गुरु जब कुछ खास घरों, कुंडली के कुछ भावों में, कुछ खास भावों में ट्रांजिट करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट नेचुरली अच्छे देने लगते हैं। कौन कौन से वो घर हैं? कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का पांचवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर, और जन्म कुंडली का नौवां घर, और लास्ट में जन्म कुंडली का 11वां घर। इन 5 जगहों पर गुरु ग्रह का गोचर अगर पड़ जाए ट्रांजिट में, तो समझ लीजिए लाइफ में ग्रोथ का आना शुरू हो ही जाता है। अब इसे थोड़ा फील कीजिए। दूसरे भाव में जब गोचर होता है, तो ये आपके धन का घर होता है, आपके फाइनेंसिस का घर होता है, आपकी फैमिली का घर होता है, आपकी सेविंग्स का घर होता है, और इसके नेचुरल कारक भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए गुरु ग्रह 5वें घर में आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का, एजुकेशन का ही घर नहीं होता है, ये आपकी बुद्धि का भी घर है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का घर है, और कहीं ना कहीं ये आराम से इजीली मिलने वाले गेन्स, बचत, फायदा और आपकी क्रिएटिविटी का भी घर यही माना जाता है। 7वें घर की अगर बात करूं, जहां पर गुरु का गोचर जिन लोगों के लिए होगा, वहां रिलेशनशिप का घर है 7वां, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है, लाइफ का बैलेंस भी यहीं से बनता है। इसके बाद जब 9th हाउस किसी के लिए गोचर हो रहा है, तो वहां शुभ है, गेम चेंजर है, आपका भाग्य, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्लेसिंग्स, और जो भी लाइफ में बिना किसी स्ट्रगल के आपको मिलता है, वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। और 11वें घर की अगर बात करूं, तो इनकम का घर कहलाता है, फायदों का, गेम्स का, डिजायर्स फुलफिलमेंट होने का घर 11वां कहलाता है, नेटवर्किंग का भी, जो चाहा वो मिलने का घर 11वां घर है। अब जरा इसे कनेक्ट करो। धन का कारक गुरु, ज्ञान का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु। मतलब एक ही ग्रह आपके जीवन के इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ग्रह सही जगह पर ट्रांजिट करने आ जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं, 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, किसे क्लियर फायदा मिलेगा और किसे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, चिंता मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिंट सफलता का छुपा हुआ है। साथियों, तो अब तक आपने क्लियरली ये समझ लिया कि गुरु कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है, ये लिटरली आपके जीवन के बड़े डिसीजन और रिजल्ट्स को शेप देने वाला ग्रह। अब चलिए सीधे आते हैं आपकी राशि यानी मेष राशि पर। शुरुआत करता हूं मेष राशि से, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दो साथियों, ये गोचर हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता। सब सोचे कि हमारे लिए अच्छा है, कुछ राशियों के लिए मिला जुला रिजल्ट भी देता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट क्या है, जहां पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है, वहां पर इंप्रूवमेंट जरूर आता है। तो इवन अगर ओवरऑल ट्रांजिट थोड़ा चैलेंजिंग भी हो, फिर भी कुछ खास एरियाज तो फिर भी ऐसे होंगे जहां पर गुरु आपको रिलीफ और बढ़ोतरी, प्रगति जरूर देंगे। अब बात करता हूं मेष राशि वालों के। देखिए, मेष राशि वालों के लिए गुरु बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहां पर गुरु बन जाते हैं अब भाग्य स्थान के स्वामी, यानी आपके 9th हाउस के लॉर्ड, और साथ ही 12वें घर के स्वामी। अब काल पुरुष की कुंडली को अगर समझें, तो मेष राशि से ही वो पूरी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। पहली राशि मेष राशि है, राशियों की शुरुआत यहीं से होती है। और यहाँ गुरु का कनेक्शन सीधे सीधे आपके 9th हाउस यानी भाग्य से जुड़ा हुआ है। अब क्या होने वाला है इस ट्रांजिट में? देखिए, गुरु कर्क राशि में जाएंगी, जो मेष राशि के लिए चौथे घर में पड़ती है, 4th हाउस में पड़ती है। तो गुरु ग्रह चौथे घर से गोचर करेंगे आपके, और जैसे ही गुरु वहां पर बैठेंगे, सबसे पहले क्या होगा, आपका चौथा घर एक्टिवेट हो जाएगा। और चौथा भाव का मतलब क्या होता है? 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये आपका सुख है, आपका कंफर्ट है, आपकी इमोशनल शांति का घर है। आपकी मदर से आपका रिलेशन कैसा है, इसका घर है। आपका घर कैसा है, इस बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, व्हीकल्स के बारे में बताता है, असेट्स के बारे में बताता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, आपके संपदा और साधनों के बारे में बताता है, गाड़ियों के बारे में बताता है, लग्जरीनेस के बारे में बताता है। मतलब आपकी लाइफ का बेस, फाउंडेशन यही घर है। तो अब इमेजिन कीजिए, जब गुरु जैसा शुभ ग्रह यहां पर आकर बैठेगा, तो नेचुरली क्या होगा, जहां
अस्थिरता आ रही थी जीवन में, वहां पर यहाँ स्थिरता लेकर आएंगे। जहां कंफ्यूजन हो रहा था इन सेक्टर्स में, वहां क्लैरिटी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर समझो तो अगर आप प्लान कर रहे थे किसी गाड़ी को खरीदने की, घर खरीदने की, प्लॉट, दुकान, फ्लैट, अगर इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो अब चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपकी प्लान सिर्फ सोच तक नहीं रहेंगे, एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, दुकान, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। सौदा ज़रूर होगा। और एक और डीप पॉइंट की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई इशू चल रहा है, कोई डिस्प्यूट, कोई पेंडिंग मैटर, कोई कोर्ट का इशू चल रहा है, तो वहां पर भी ये गुरु आपको रिलीफ दिला सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु यहां से अपनी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालने वाले 8वें घर पर। और अष्टम भाव क्या होता है? हिडन मैटर्स, इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। तो जब गुरु उस भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे तो वहां पर क्लैरिटी आएगी, रेजोल्यूशन आएगा और धीरे धीरे सॉल्यूशन भी आने ही लग जाएंगे। मतलब सिंपल भाषा में मेष राशि वालों के लिए ट्रांजिट भले ही ओवरऑल परफेक्ट ना हो, लेकिन घर, सुख, प्रॉपर्टी और इंटरनल स्टेबिलिटी यानी आंतरिक स्थायित्व के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकता है। इस गोचर में जानते हैं और कौन कौन से एरियाज में बदलाव आएंगे, थोड़ा और डीप तरीके से समझते हैं, क्योंकि यहीं से एक्चुअल गेम शुरू होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव 8वें घर पर पड़ेगी आपके। और अष्टम भाव सिर्फ प्रॉब्लम्स का ही घर नहीं होता, ये बहुत पावरफुल घर होता है, रिसर्च का घर होता है, हिडन नॉलेज का घर होता है, डीप इन्वेस्टिगेशन का भी घर यही होता है, और छुपी हुई विद्याएं, ऑकल्ट साइंसेस जैसे ज्योतिष, वास्तु, जो गहरे सब्जेक्ट है उनका भी यही होता है घर। तो जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं या जिनका काम डीप एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, उनके लिए यह समय अचानक से प्रोडक्टिव हो सकता है। जहां पहले चीजें अटक रही थी, अब वहां पर ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब मेष राशि वालों के लिए रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, हिडन नॉलेज, इन सारे एरियाज में ग्रोथ साफ साफ दिखने वाली है। गुरु की एक और सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर पर, कर्म भाव पर, जिसे हम 7वीं दृष्टि कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है साथियों। 180 डिग्री पर 10th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ना, हिट पड़ना। और 10th हाउस आपके करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है, आपकी पब्लिक इमेज का होता है। तो यहां पर गुरुदेव क्या करेंगे? अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एक्सपेंशन होगा, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ दिखेगी, नेटवर्किंग सर्किल बढ़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। इस एक साथ आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। मतलब ओवरऑल करियर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल यहां पर देखिएगा, विदेश से जुड़े हुए काम गुरु यहां से आपकी कुंडली की, अपनी कुंडली के 12वें घर को एक्टिवेट करेंगे 9वीं दृष्टि से। और 12वें घर गुरु का ही घर है आप लोगों के लिए। 12वीं राशि वहीं पर पड़ रही है जो गुरुदेव की दूसरी राशि है। और वहीं से फॉरेन ट्रेवल देखा जाता है, वहीं से फॉरेन कनेक्शंस को देखा जाता है, वहीं से किसी भी चीज में खर्चों को देखा जाता है। और एकांतवाद, आइसोलेशन को भी वहीं से देखा जाता है, आध्यात्म को भी वहीं से देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी वहीं से देखा जाता है, मेडिटेशन को वहीं से देखा जाता है, और इंटरनल हीलिंग्स को वहीं से देखा जाता है, इंटरनेशनल डीलिंग्स को भी वहीं से देखा जाता है। तो यहां पर मिला जुला लेकिन एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे विदेश जाने की, यात्रा करने की, दूर देश की, या कहीं पर विदेश में सेटल होने की, या बिजनेस के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सोच रहे थे, तो चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है साथियों। सिर्फ ट्रैवल के ही नहीं, विदेश से आय यानी इनकम के भी योग यहां पर बढ़ेंगे और बनेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे दिमाग लगा सकते हैं, इमिग्रेशन रिलेटेड वर्क आपका हो सकता है, करेंसी में एक्सचेंज में फायदा हो सकता है, ऑनलाइन इंटरनेशनल बिजनेस में आपको फायदा होगा, सॉफ्टवेयर और रिमोट वर्क में आपको फायदा होगा, फ्रीलांसिंग विद फॉरेन क्लाइंट्स ये आपको जरूर मिल सकता है। इन सभी फील्ड में मेष राशि वालों को फायदा जरूर मिल सकता है साथी। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो बाहर से जुड़ा हुआ काम अब रिजल्ट देना शुरू कर सकता है। लेकिन एक चीज बैलेंस में समझिए, क्योंकि गुरु आपके लिए 12वें घर के स्वामी भी है, जहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, जिस घर की बात हो रही है, तो खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। यात्रा में खर्चा, इन्वेस्टमेंट में खर्चा, कभी आपके लाइफस्टाइल में खर्चा। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि ये खर्चे बेकार नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने वाले खर्चे होंगे साथी। खर्च करेंगे तभी तो कमाएंगे। तो ओवरऑल अगर समराइज करें तो 8वां घर रिसर्च का, हिडन गेन्स का, 10वां घर कर्म भाव, करियर प्रोफेशन का,
12वां घर फॉरेन का, एक्सपेंसेस का, अपॉर्चुनिटीज का। इन तीनों ही एरियाज में गुरु की स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन दृष्टि रहेगी। इसी वजह से मेष राशि वालों को मिला जुला लेकिन क्लियरली प्रोग्रेसिव रिजल्ट, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी इन चीजों की जरूर मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूं तो ईमानदारी से ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग यानी मजबूत नहीं है तो इतना पावरफुल गोचर भी अपना फायदा नहीं दे पाएगा साथी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर कमजोर है तो उसके क्लियर संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारा कमजोर है? गुरु राहु और केतु के एक्सिस में अगर फंस जाए, इन दोनों के बीच में अगर कहीं फंस जाए गुरु, तो गुरु कमजोर हो गए। गुरु अगर आपकी कुंडली के 6, 8वें या 12वें घर में हो तो भी कमजोर हो गया। गुरु शनि या मंगल से ग्रस्त हो, दृष्टि से हो, संबंधों से हो, युतियों से हो, तो भी गुरु अफ्लिक्टेड यानी कमजोर हो जाता है। गुरु अगर उल्टी चाल चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो, या फिर गुरु अगर सूर्य के नजदीक आकर अस्त हो गया हो कुंडली में, कॉम्बस जिसे कहते हैं, तो भी गुरु कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस आप चाहते हैं किसी से और वो आप नहीं ले पाते, आप डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है। तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, गुरु को ताकत देना, मजबूत करना। और अच्छी बात यह है कि गुरु की रेमेडीज यानी कि उपाय बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा डालते हैं। तो मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। अपने गुरु, अपने टीचर की रेस्पेक्ट शुरू कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सीधा सीधा गुरु को ताकत देना, स्ट्रेंथन करना कहलाता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, विजडम है, गाइडेंस है। तो जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। दूसरी रेमेडी बताऊं साथियों, तो किसी को पढ़ाई में अगर मदद करना है तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत अंडररेटेड भी है साथी। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है। किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी को सब्जेक्ट समझा दो, किसी से अपने नोट्स शेयर कर दो, या सिंपल आप 10 रुपए की पेंसिल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल का बैग दे सकते हो, यूनिफॉर्म दिला सकते हो, स्टेशनरी में मदद कर सकते हो, या फिर अपना समय देकर किसी को पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को ज्ञान देना किसी की लर्निंग में और किसी की प्रोग्रेस में हेल्प जरूर करता है, और यही सीधा सीधा गुरु का काम है। और जब आप ये सब करते हो तो गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाते हैं आपके जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेमेडीज करना चाहते हो साथियों, तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप जरूर कीजिए। यह आपके दिमाग को स्टेबल करता है और गुरु की एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। इसके अलावा पीली चीजों का दान आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पीली चीजों का दान कीजिए, जैसे कि पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल। ये सब भी गुरु को ताकत देते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो है पुफराज यानी कि येलो सफायर स्टोन पहनना अंगूठी के रूप में। लेकिन यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पुखराज इंसान को यानी येलो सफायर तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु इन घरों में तो नहीं है। अगर इन घरों में गुरु बैठा है और आप पुखराज पहन लेते हो तो क्या होगा? वही नेगेटिव इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। जो कमियां हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आंख बंद करके स्टोन मत पहनिए, अच्छे से चीज को समझकर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, गहराई से विश्लेषण करवाने के बाद स्टोन्स पहनिएगा। तो ओवरऑल अगर आपका गुरु कमजोर है तो ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आखिर में, अगर आपको वीडियो वास्तव में यूजफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम रेडी। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। आपका फीडबैक से ही हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने में हमें मदद मिलती है साथी। और आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करिए। जय श्री राम।